Hi guys, welcome back to the channel, and in today's video we are going to discuss some important questions and answers that you need to know for your exams. तो इस तरीके के वीडियोस मैं टाइम टू टाइम लेके आने वाली हूँ एंड हम लोग इसके बहुत सारे पार्ट्स करने वाले हैं. बट फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो वी आर गोइंग टू कंप्लीट 30 क्वेश्चंस. सो यू आर गोइंग टू कंप्लीट 30 क्वेश्चंस विद मी विद आंसर्स. इट इज गोइंग टू बी हेल्पफुल इन योर रिविजन. आप इन क्वेश्चंस को कैसे आंसर करना है वो इससे अच्छी तरीके से सीख सकते हो. एंड इन एडिशन टू ऑल ऑफ दिस, ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जो बहुत बार देखे गए हैं, इनका पैटर्न नोट किया गया है कि ये आते हैं इंटरनल्स में, प्री बोर्ड्स में, बोर्ड्स में. सो दैट इज वाई मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए लेके आई हूँ. और ये क्वेश्चंस यूजुअली 5 मार्कर्स होने वाले हैं, क्योंकि 2 मार्कर्स के लिए मैंने अलग से वीडियो प्लान किया हुआ है. अच्छा, 5 मार्कर्स का एक ब्यूटी है कि उनमें आपको लिखना ज्यादा पड़ता है एंड यू आर एक्सपेक्टेड टू राइट वन. सो 5 मार्कर्स का एक ब्यूटी है दैट यू आर एक्सपेक्टेड टू राइट मोर इन इट. एंड जितना ज्यादा आपको ज्यादा लिखने के लिए हम लोग बोलते हैं, उतना ज्यादा यू टेंड टू राइट इन अ वे जिसके थ्रू या जिसकी वजह से व्हाट हैपेंस इज कि वो पूरा जो फ्लो है वो खराब हो जाता है. इन द बिगनिंग यू राइट बहुत अच्छा अच्छा सा एकदम सारे वर्ड्स आपको याद है, सारे मीनिंग्स आपको पता है, सारे फैक्ट्स आपको पता है, बट वो नीचे आते आते बहुत ज्यादा खराब होता रहता है. तो यहाँ पे ये क्लास ऐसी होने वाली है जिसके अंदर यू एक्चुअली अंडरस्टैंड हाउ टू आंसर क्वेश्चंस. इसकी एडिशन में ये क्लास आपको हेल्प करेगी टू नो एग्जैक्टली कि कौन से क्वेश्चन में क्या लिखा जाता है. क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि आप आंसर करते हो क्वेश्चंस को एंड यू फील वेरी सेटिस्फाइड. यू फील कि ये तो मुझे आता था, मैंने इसका करेक्ट आंसर किया, बट मुझे फिर भी मार्क्स नहीं मिले. उसके पीछे रीजन पता है क्या है? You write answers, but the problem is that are not sufficient for the examiner. कभी कभी क्वेश्चंस में हिडन क्वेश्चंस होते हैं, कभी कभी क्वेश्चंस कुछ और पूछते हैं एंड आप वही पूरा स्टोरी वापस से उनको दे देते हो. 5 मार्कर्स में ऐसा बहुत बार होता है एंड दैट इज वाई आपके मार्क्स वहां पे कट जाते हैं. बेस्ट चीज मैं आपको जो बताने वाली हूँ अभी, वो ये है कि आपको आंसर्स जो है उनमें कुछ पॉइंट्स है जो याद रखने हैं. सबसे पहला पॉइंट, कभी भी आंसर को क्वेश्चन से लिंक करना नहीं भूलना है. सो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन के साथ उसे लिंक कीजिए. अगर आप आंसर को एकदम बीच से स्टार्ट करते हैं विदाउट इवन लिंकिंग इट विथ क्वेश्चन, अटपटा लगता है. आप पहले क्वेश्चन से उसे लिंक कीजिए. अच्छा, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्हें एकदम बिगनिंग में क्वेश्चन से लिंक करना अच्छा नहीं लगता. इट्स ओके, यू लिंक विद द क्वेश्चन इन द एंड और इन मिडिल समवेयर, सो दैट अ पर्सन नोज कि ये आंसर इज फॉर दिस क्वेश्चन. So write answers in a manner that the person knows exactly that this answer is for this question. So इस तरीके से आपको लिंक करना चाहिए फर्स्ट. सेकेंड, इंग्लिश कोड जो है वो बहुत बार हम लोग बड़ा इजी ले जाते हैं. हम लोग ऐसे सोचते हैं इट्स ओके, वी आर गोइंग टू either just study the summary और फिर summary हम लिख के आ जाएंगे because it's all about stories and we're going to write stories. But the problem is that when you write and when you just know some of the facts from the chapter and when you start writing, the problem is that you write in a very normal language, the language in which we communicate, the language in which I am communicating to you. But that is not expected out of you when you're writing your exam. Your exams, like your answers in your exams, need to be more professional. They need to be more finished. So you can't just use and everything like these in between, because you are not communicating with a person. You're not narrating the story to a person. You're actually writing your answers for your exam, so it needs to be very formal. It needs to be very finished. So you need to pay attention to your style of writing because it's going to play a very important role.
ना ये सब होने के बाद में जो तीसरा पॉइंट मैं आपको बताना चाहती हूँ वो ये है कि जब भी आप कोई आंसर लिखते हो या एज अ टीचर मैं आपको बता सकती हूँ कि यू नो व्हेन वी आर चेकिंग कॉपीज लाइक व्हेन वी आर गोइंग थ्रू कॉपीज ऑफ स्टूडेंट first thing that we notice is that how are you writing, as in what are the points that you're mentioning. Do we find the exact points in your answer? Do we find those words that were there in NCRT in your answer? So basically a teacher is going to look for those words, those sentences, those phrases in your answer. Okay, but the problem is कि आप यहाँ पे वो words, वो sentences वो नहीं लिखते हो because you just have gone through the summary. You don't know the exact thing that was happening. You don't know the exact words. You don't know the exact phrases, and that is the major reason why आपके marks कट सकते हैं. सो अभी यहाँ पे जो थर्ड पॉइंट मैं आपको बताने वाली हूँ वो ये है दैट यू नीड टू रियली रियली फोकस ऑन हाउ यू आर राइटिंग एंड you need to mention some words, some phrases, some you know, some sentences, some facts that are there in your chapter, because when you're going to do that it's going to help you, it's going to help teacher understand that you have actually studied the chapter. So that's there. Now moving on, we have you know, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनके साथ प्रॉब्लम ये होता है कि जब अगर आप उन्हें बोलो कि 5 नंबर में आपको क्वेश्चन लिखना है, तो वो क्या करेंगे, वो पूरा समरी लिख देंगे वहां पे ना. पूरे समरी में क्या होता है, यू आर नॉट एबल टू जज कौन सा पॉइंट आएगा कौन सा पॉइंट नहीं आएगा. अ लॉट ऑफ टाइम्स यू फील कि ओके डगलस डाउन हो रहा था तो उसके वो तीनों जो अटेम्प्ट्स हैं वो लिखने चाहिए. अ लॉट ऑफ टाइम यू फील कि नहीं होना चाहिए. माई सजेशन ऑन दिस इज दैट you should actually look at the question. If the question asks you, like the question asks you that you need to write or mention those points, then you need to mention them. Otherwise avoid doing that, because when you write the answer, the whole chapter in summary, there are chances that you're going to exceed the word limit, and which is not very good. It's going to become ugly, because when you are actually exceeding the word limit, you're writing 3 pages, 6 pages of an answer, the teacher is going to straight away feel that you have exceeded the word limit and you didn't know the answer, the correct answer to the question. So you need to actually understand those kind of behaviors and you need to stop doing them. Okay, so because teachers are definitely not going to count your words, but they are experienced, they understand from the length of the page, they understand from your writing that you don't know the answer or you must have exceeded the word limit or things like that. So these are quick points and tips on how you should write your answers, but I will teach you more in later videos. Right now our topic is the important questions that we need to master. So the important questions that we need to master have one of the you know, amazing questions of all the time from the chapter The Last Lesson, which is describe the atmosphere in the class on the day of the last lesson. Now, first of all, the video is going to be very lengthy, and it's because it is going to give you a quick revision into every chapter. It's going to help you revise every chapter. Plus, it's going to tell you how to write answers. And if you don't know answers to some questions, just take a screenshot and keep it with you. And then you know, take inspiration from the style and copy the exact or imitate the exact style in your paper. It's going to actually save you a lot of time if you invest some time here in the video. Don't forget to subscribe to the channel at the end of the video, or like the video to motivate us to bring more of these videos. Now coming to the question बोलता है कि डिस्क्राइब कीजिए ऐसा एटमॉस्फेयर जो क्लास में उस टाइम था जब वो लास्ट लेसन वाला सीन था. Now the question actually is asking you to tell the exact glimpses of the atmosphere that was mentioned in the chapter by Franz. Like Franz ने या जो narrator जो author ने आपको कुछ glimpses दिए थे atmosphere के, जैसे कि Sunday जैसा atmosphere होना, बहुत ज़्यादा quiet और बहुत कम हसल बसल दिखना, या फिर अगर हम देखें यहाँ पे केवल क्लास का बोला है तो आप मूविंग ऑन टू क्लास आप देखोगे कि बैक बेंचेस पे विलेजर्स का बैठना, एम हेमल का अपने संडे आउटफिट में आना,
एम हेमिल का रूलर हाथ में लेके इधर उधर घूमना, सारे बच्चों का एकदम ऑलरेडी अपनी सीट्स पे प्रेजेंट होना, ये बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो ऑथर ने थ्रू आउट द चैप्टर मेंशन की है, जिन्हें आपको मेंशन करना पड़ेगा. Again, you need to focus on what is asked from you. So you need to just tell about the atmosphere that was there in the class or the school. So you need not mention that there were बहुत crowd था जो इकट्ठा हो गया था bulletin board के पास में, because that is going to be just an addition and it's not required. You're wasting your time while writing it. So that's why not required. Now let's see how a correct answer to this question would look like. Now these are the answers that are approximately or mostly correct. Everybody has their own style of writing it. This is actually what I prefer. So you can just check this out. Now let's see what it has to say. On the day of the last French lesson, the atmosphere in the class was strange and solemn. It was very serious. The school was as quiet as if it was a Sunday morning. School itna quiet tha, aisa lag raha tha Sunday morning hai. The teacher, that is M. Hemel, moving in the class with his ruler under his arms, was wearing his special dress for the last class. The elder of the village was sitting on the benches of the classroom. All the students were studying with complete attention, and the teacher was teaching with full dedication. Now, why I have mentioned this in here? क्योंकि ये बोल रहा है कि पूरा एटमॉस्फेयर लास्ट लेसन में कैसा था. Now, after you have studied the story, after you have read the chapter, when you ask कि आपको कैसा लग रहा है एटमॉस्फेयर, तो डेफिनेटली आपको पता है ऑलरेडी that was their last lesson. So you need to mention that that was their last lesson. In addition to which you have to also mention कि फ्रांस के अंदर एंटर होने के बाद वो क्या एटमॉस्फेयर था, क्योंकि वो अभी भी लास्ट लेसन वाला ही क्लास है. सो यू नीड टू डू दैट. सो इसीलिए यहाँ पे हमने मेंशन किया है कि सारे स्टूडेंट्स बड़े ही अटेंटिव होके पढ़ रहे थे एंड टीचर भी काफ़ी ज़्यादा डेडिकेशन से पढ़ा रहे थे. और ये सारी चीज़ें इसलिए थी क्योंकि बर्लिन से ऑर्डर आया था. सी दैट इज रिटन हियर. ऑल दिस वाज ड्यू टू द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन दैट फ्रॉम द नेक्स्ट डे जर्मन वुड बी taught instead of French by a new teacher. While delivering the last lesson, the teacher called upon his students and the village elders to guard the French language among themselves and never forget it, declaring French to be the most beautiful language in the world. सो यहाँ पे ये जो पूरा क्वेश्चन है, इसके अंदर आपको पूरा जो आपका जो एक्सप्रेशन होगा, वो पूरा एक्सप्रेशन इस तरीके से ही जाएगा दैट यू नीड टू टेल द एग्जामिनर कि इसमें ये मुझे लगा कि दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट इन द लास्ट लेसन. जो उस वक्त जो एनवायरनमेंट क्लासरूम में था, ये सबसे ज़्यादा उसमें इम्पॉर्टेंट है. अगर आप चाहो तो इसके अंदर आप एडिशंस कर सकते हो एकदम लास्ट तक के. अगर आप चाहो तो एकदम लास्ट तक आप उसको ऐड कर सकते हो. जैसे फॉर एग्जांपल वो बहुत ज़्यादा चोक हो गए थे एंड ही वाज फीलिंग वेरी सैड अबाउट इट एंड देन ही रोट समथिंग ऑन द ब्लैक बोर्ड. ही he brought copies for students and something like that. But again, it would be an exaggeration of everything. So if you want, you can just be this short, or if you want, you can add on also. You can deduct a few lines also. Now, moving on, we have our native language is part of our culture and we are proud of it. How does the presence of village elders in the classroom and M. Hemmel's last lesson show their love for French? ना उन्होंने बोला कि अपना जो नेटिव लैंग्वेज है, आपको पता है, इट्स पार्ट ऑफ आवर कल्चर एंड वी शुड बी प्राउड ऑफ इट. और ये जो विलेज एल्डर्स पीछे बैठे हुए थे क्लासरूम में, उनका क्या उनका प्रेजेंस जो था, उसने उनके प्रेजेंस ने क्या डिपिक्ट किया, उनके फीलिंग्स को टुवर्ड्स दैट क्लास, टुवर्ड्स एम हेमल, टुवर्ड्स देयर लव ऑफ फ्रेंच. नाउ लेट्स सी व्हाट इज दैट डिपिक्टिंग. Acquiring power over the French made the Persians so dominating that they decided to impose even their language on them. So, on the day of the last French lesson, the village elders were seated on the back seat of classroom.
They felt sorry and sad for not having gone to school more often. Their presence was also their way of thanking their master, M. Himmel, for his 40 years of faithful service. So you need to mention here कि उनका presence पीछे क्या depict करता था. Again, as I told you, you should always link the answer to the question to the situation. So I've tried linking the exact this thing here, and then you need to mention what was that depicting. उनका presence क्या बता रहा था? उनका presence ये बता रहा था कि वो बहुत grateful थे first of all. दे वर वेरी ग्रेटफुल टू एम हेमल क्योंकि उन्होंने 40 years अपनी लाइफ के दिए थे एंड इसके बाद में उनका सौरो उनका सैडनेस वहाँ डिपिक्ट हो रहा था बिकॉज वो वहाँ पे इसलिए गैदर हुए थे बिकॉज उनको लगा कि यार एक पर्सन ने 40 साल दे दिए हैं एंड उसको चांस भी नहीं मिला अपनी बात रखने का. वो जा रहा है यहाँ से, उसको पता नहीं है नेक्स्ट डे उसके साथ क्या होने वाला है. उसके ऊपर से बहुत बार उनके मन में थ्रू आउट द लास्ट लेसन जो उस वक्त क्लासरूम में हुआ था, थ्रू आउट दैट पर्टिकुलर पीरियड उनके दिमाग में बहुत ज़्यादा रिग्रेट आ रहा था. दे वर रिग्रेटिंग एक्चुअली कि उन्होंने क्यों नहीं इतना ध्यान दिया, क्यों नहीं उन्होंने पढ़ाई की, क्यों नहीं बच्चों को वहाँ पे पढ़ाई करने के लिए भेजा. अगर वो भेज देते तो आज बच्चे फ्रेंच सीख जाते और वो अपने कल्चर को, अपने नेचर को, वो अपनी लैंग्वेज को प्रोटेक्ट कर पाते. अभी इसके आगे भी देखिए क्या लिखा हुआ है. M. Hamill himself had put on his fine Sunday clothes in honor of the last French lesson. Assuming the role of mentor, he advised the class to safeguard and preserve their language among themselves and never forget it. He called French the most beautiful and logical language in the world. By the end of the class, M. Hamill was so choked with emotion and could not speak, so he took a piece of chalk and wrote on the blackboard, "Vive la France," that means long live France, and then dismissed the class. So this is how you need to write it and conclude the question.